तो बेटा ये क्वेश्चन 5, गिव द थेरोटिकल प्रूफ ऑफ E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी फॉर एन इंड्यूस्ड EMF। तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी ये लेंज लॉ है, और इसी लॉ को पहले बताया फैराडे साहब ने। फैराडे साहब के दो लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे साहब ने सेकंड लॉ में बताया E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। उन्होंने ये माइनस साइन के बारे में नहीं बताया। या माइनस साइन क्या बताती है कि भाई ये EMF जिसको ये डी फाई बाई डी टी तैयार कर रहा है, इसी डी फाई बाई डी टी को ये EMF बाद में अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन। तो ये बात फिर लेंज साहब ने बताई। तो हमें ये प्रूव करना है कि E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है थेरोटिकल प्रूफ यानी मैथमेटिकल प्रूफ। तो प्रूव करने के लिए अभी देखो आंसर, पहले हम वो फिगर ड्रॉ करेंगे। यस, तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, बरोबर समझो। तो हम क्या लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैं क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन है B, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये वाली हुई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें एक हमने रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम को रखा PQRS, एक रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम हमने इसमें रखी, रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम। तो ये रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम, रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम PQRS, ये रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखी। क्लियर। और इस मेटल फ्रेम को हमने v इतने वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से, v इतने वेलोसिटी से बाहर निकाला। हाँ, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ये जितने इससे डिस्टेंस से बाहर निकली, हाँ जितने डिस्टेंस से बाहर निकले, तो वो डिस्टेंस मान लीजिए ये dx। तो dx यानी वो डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस से वो मैग्नेटिक फ्रेम बाहर निकली, और इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर फ्रेम की, ये लेंथ यल, ये लेंथ, और इसको ऐसे हमने बाहर निकाला dx इतने डिस्टेंस से। तो मुझे बताओ कितना एरिया हमने इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का बाहर निकाला। तो आप बोलेंगे सर इतना एरिया इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का हमने बाहर निकाला। अगर ये एरिया जो बाहर निकाला ये अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ पे बताता हूँ साइड वर्क में कि ये एरिया DA जो बाहर निकाला गया वो एरिया क्या होगा। तो सर लेंथ इंटू ये ब्रेड, तो ये लेंथ है यल और ये ब्रेड है dx। तो ये तो मालूम है आपको, एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेड, एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इतना पार्ट हमने बाहर निकाला इस मैग्नेटिक फील्ड से उस रेक्टेंगुलर कॉइल का। अब देखो जब हमने इस पार्ट को बाहर नहीं निकाला था, तब इस रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है PQRS, इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा थी। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी क्या होती है बोला, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स
पासिंग थ्रू द मेटल फ्रेम। तो सर पहले तो ज़्यादा पास हो रही थी, ऐसे कैसे ज़्यादा पास हो रही थी? सर वो कॉइल अंदर थी ना सर मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी वो ज़्यादा उसमें से पास होती थी सर। हाँ, तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स जो है φ1 वो ज़्यादा थी, फिर आपने इसको खींच के बाहर निकाला। कितना एरिया बाहर निकाला सर? डीए इतना एरिया बाहर निकाला। अरे तो अभी जो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स रहेंगे φ2 जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल PQR में से पास होंगे वो कम रहेंगे ना रे बाबू? रहेंगे कि नहीं रे बाबू? बिल्कुल कम रहेंगे, क्योंकि इस फ्रेम को आपने डीए इतने एरिया से बाहर निकाला। यस सर। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 ज़्यादा, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 कम, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया क्या रे बाबू? आया कि नहीं? आया रे आया। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया मतलब ईएमएफ तैयार हुआ। ये मैं नहीं बोलता हूँ, फैराडे साहब बता के गए और अमर हो गए, है कि नहीं? कि whenever there is change in magnetic flux and coil, बिल्कुल ये कॉइल PQRS से रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो कॉइल तो उसमें ईएमएफ तैयार होता है। क्या तैयार होता है? इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है। इंड्यूस ईएमएफ यानी वो ई तैयार होता है, और जहाँ ई तैयार होता है वहाँ अल्टीमेटली करंट तैयार होता है। तो ईएमएफ तैयार होना यानी करंट तैयार होना, और करंट तैयार होना यानी ईएमएफ तैयार होना, क्योंकि ईएमएफ बाय ओहम्स लॉ ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है रे? करंट इनटू रेजिस्टेंस। अरे ओहम्स लॉ ना, ये लिखता हो बाय ओहम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। V यानी वोल्टेज, वोल्टेज को ही ईएमएफ बोला जाता है। I यानी करंट, R यानी रेजिस्टेंस। ये PQRS जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस R। I यानी तैयार होने वाला इंड्यूस करंट, ये I यानी ये इंड्यूस करंट यानी I। तो जब करंट तैयार हुआ तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ तैयार होगा, क्योंकि करंट को वो कॉइल के रेजिस्टेंस से ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के बरोबर ये इंड्यूस करंट किस में बदल जाता है सर? इंड्यूस ईएमएफ में। तो ईएमएफ तैयार हुआ है या ना? तो करंट तैयार होता है और फिर अल्टीमेटली ईएमएफ तैयार होता है। यस सर। अरे तो वही तो बात है कि जब तक इस कॉइल को हमने बाहर नहीं खींचा तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 ज़्यादा पास हो रहे थे। फिर हमने इसको बाहर खींचा dx इतने डिस्टेंस से, मतलब कितना एरिया बाहर खींचा हमने? dA। तो भाई अभी उसका एरिया जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रहा वो कम एरिया रहा। तो भाई अभी उसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास होगी वो कम पास होगी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 कम, तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कम। तो सर चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। एंड वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, उस कॉइल में वो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है, यानी इंड्यूस करंट तैयार होता है। यस सर। तो वही तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला में डिराइव करना है, E इक्वल टू माइनस d∅dt। अब ये कैसा आता है यही अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट बरोबर ध्यान दो, पहला पॉइंट तो कंसीडर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS, consider a rectangular metal frame
पी क्यू आर एस, यानी ये रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम यानी कॉइल पी क्यू आर एस कंसीडर करो केप परपेंडिकुलर, जिसको कैसा रखा रे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड यानी ही मैग्नेटिक इंडक्शन बी को परपेंडिकुलर रखी। क्या रखे रे बाबू, परपेंडिकुलर रखी। मतलब ऐसा कि जैसे मान लीजिए अभी ये ऐसी कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या है रे बाबू, परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर कॉइल, और फिर इसको ऐसा बाहर खींचा जाएगा। हाँ, तो ये पहला सेंटेंस क्या हुआ बोलो कि भाई कंसीडर ए रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम पी क्यू आर एस, यानी ये रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर करो के परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसी रखी रे बाबू रे, परपेंडिकुलर रखी। यस, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, वो तो अभी बताया कि v इतने वेलोसिटी से इसको बाहर खींचा, कितना डिस्टेंस, dx इतने डिस्टेंस से। तो ये बाहर खींचने के लिए लगा ना, तो जो टाइम लगा वो हम टाइम लेंगे dt। क्या लेंगे रे बाबू, तो dx इतना डिस्टेंस और उसको बाहर निकालने के लिए लगने वाला टाइम dt, और va वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसको खींचा। क्लियर किया। तो दूसरा पॉइंट कि द रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम PQRS is moved out, उसको क्या किया, मूव किया, मूव आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय ए डिस्टेंस dx in time dt with velocity v, इतने वेलोसिटी से। बरोबर सेंटेंस समझ लो। ये रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम PQRS, इसको मूव आउट यानी बाहर खींचा। किसके बाहर खींचा, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर खींचा। अच्छा 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 अच्छा, कितने डिस्टेंस से, तो बाय डिस्टेंस dx, dx इतने डिस्टेंस से। इसको बाहर खींचा तो खींचने के लिए समय लगा ना, हाँ, इन टाइम dt, और बाहर खींचा तो भाई उसकी वेलोसिटी क्या है, तो विथ वेलोसिटी v इतने वेलोसिटी से, dx इतने डिस्टेंस से, dt इतने टाइम में इसको खींचा बाहर, रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS को उस मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड से उसको बाहर खींचा। हाँ, तो तभी तो बता रहा हूँ ना कि फिर क्या तैयार होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए इसीलिए तो क्या तैयार होता है, EMF तैयार होता है। क्या तैयार होता है, और उसी EMF का E इक्वल टू माइनस d∅dt, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, तो देखो जैसे ही हमने इसको बाहर खींचा तो मुझे बताओ कि इस कॉइल PQRS में क्या तैयार हुआ रे बाबू, करंट तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, करंट तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ बोलो, करंट तैयार हुआ। यस। तो तीसरा पॉइंट ये हमें मेंशन करना है कि व्हेन द रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS is moved out of the magnetic field, मतलब जब रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जाता है, देन
द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं रे बाबू, चेंज होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, चेंजेस यानी ब्रैकेट में डिक्रीजेस फ्रॉम φ1 टू φ2, मतलब पहले इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 जो कि ज़्यादा है, और फिर उसको बाहर निकाला PQRS को, तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसमें से पास होंगे वो कम φ2 है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण ही उसमें इंड्यूस करंट और उसके साथ इंड्यूस EMF तैयार होता है। तो सेंटेंस फिर से देखो, फिर क्या कि व्हेन द रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS इज मूव्ड आउट, जब ये रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम बाहर निकालते हैं ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से जब हम उसको बाहर निकालते हैं, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, चेंजेस यानी ही डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस, क्योंकि सर पहले ज़्यादा थे φ1 और बाद में इसको बाहर निकाला तो कम पास हुए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस फ्रॉम φ1 टू φ2। यस, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए, मतलब वहाँ क्या तैयार हुआ, therefore change in magnetic flux is produced। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज तैयार हुआ ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, तो फिर फैराडे साहब क्या बोलते हैं कि श्योरली वहाँ इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF तैयार होगा। हाँ, तो तीसरा पॉइंट ये हुआ। फिर यहाँ पे बाबू चौथा पॉइंट, दस there is a change in मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है रे बाबू, चेंज। इस सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आया, चेंज। दस देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इस प्रकार से वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में, वहाँ यानी इस सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आया, चेंज। क्या आया, चेंज। सो इसीलिए इंड्यूस्ड करंट I एंड इंड्यूस्ड EMF E आर प्रोड्यूस। इसलिए क्या तैयार होते रे बाबू, इंड्यूस करंट I तैयार होता है और इंड्यूस EMF तैयार होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो महान साइंटिस्ट फैराडे साहब बोल के गए हैं। तो यहां किसके द्वारा ये ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं, बाय, बोलो, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, फैराडे साहब के जो दो लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ के अनुसार, कि भाई जब जब वहां मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, तब तब उस कॉइल में, फ्रेम में क्या तैयार होगा, करंट तैयार होगा और EMF भी तैयार होगा। हाँ या ना रे बाबू, यस। हाँ, तो अब ये कैसे तैयार होगा, तो अभी सामने के पॉइंट में हम देखते हैं। तो यहां देखो बाबू, अभी ये PQRS जो है, PQRS में क्या तैयार होगा, करंट तैयार होगा। क्या तैयार होगा, करंट तैयार होगा। तो ये देखो PQRS में ये करंट तैयार होगा, PQRS में ये करंट तैयार होगा। ये देखो PQRS में ये करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला करंट, इंड्यूस करंट, और ये करंट के कारण ये जो PQRS रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसके हर साइड में फोर्स डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, क्योंकि ये करंट कॉइल में से, और कॉइल कहाँ रखी हुई है सर, मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो बरोबर ध्यान दो, तो पहली जो साइड है PQ, तो ये जो करंट है, इस करंट के कारण PQ में जो फोर्स तैयार होता है वो F इस दिशा में,
और ये देखो यप, और ये RS में जो तैयार होता है वो अपोजिट दिशा में। तो आपका प्रश्न सर, ये PQ से PQ में तैयार होने वाला फोर्स अप और RS में तैयार होने वाला फोर्स डाउन, ऐसा क्यों? देखो ये जो करंट है, ये देखो बाबू, ये इस दिशा में फ्लो हो रहा है और ये रे बाबू इस दिशा में। तो करंट की डायरेक्शन क्या है इन दोनों में? अपोजिट। करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसलिए दोनों की लेंथ सेम है। PQ और RS की लेंथ कैसी है? सेम। क्या है? सेम। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो फोर्स तैयार होता है, मैं पहले मेंशन करके रख दूं, ये फोर्स होता है IBL। क्या होता है फोर्स? यानी ये जो फ्रेम है PQRS, इसके हर साइड में जो फोर्स तैयार होता है वो देखो, फोर्स इक्वल टू IBL। I यानी पास होने वाला करंट, B यानी ये मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, और L यानी उस साइड की लेंथ, उस साइड की लेंथ। मुझे बताओ फिर PQ और RS की लेंथ कैसी है? सर सेम है या ना? दोनों के ऊपर PQ और RS के ऊपर कितना भी एक्ट हो रहा है तो सर सेम भी एक्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों इसमें मैग्नेटिक फील्ड में है। और दोनों में से करंट कितना पास हो रहा है तो सर I करंट, ये इधर से I फ्लो हो रहा है और इधर भी वही I जा रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। सर इक्वल होते हैं ये क्लियर, लेकिन अपोजिट कैसे होते हैं? अभी तो बताया ना, ये करंट इस साइड में फ्लो हो रहा है, अब इसको अगर हमने पॉजिटिव लिया तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्टेड है। तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं? तो ये फोर्स इस फोर्स को न्यूट्रलाइज करता है, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो इसलिए PQ और SR के ऊपर कोई फोर्स क्या नहीं होता? बचता नहीं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? खत्म किया। अभी कौन सी साइड रहेगी? सर PS। हाँ, तो PS में जो फोर्स एक्ट होता है वो इस दिशा में फोर्स एक्ट होता है। और सर QR रहा ना? हाँ, तो QR में फोर्स ही नहीं तैयार होता। सर QR में फोर्स क्यों नहीं तैयार होता? देखो बड़ा, फोर्स का फार्मूला क्या है? सर IBL। अरे तो QR ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है QR, तो QR के ऊपर कितनी भी एक्ट हो रही है? सर एक्ट ही तो नहीं हो रही है ना। क्यों एक्ट नहीं हो रही है? सर वो QR तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, एक्ट नहीं हो रही है, मतलब B की वैल्यू उसके लिए क्या रहेगी? 0। तो फिर F इक्वल टू I, B की वैल्यू 0 इंटू L, तो टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी? 0। तो ये QR के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, क्योंकि ये QR क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है या ना? और PS के ऊपर एक्ट होता है F। F इतना फोर्स एक्ट होता है, इतना है। F इक्वल टू IBL। I यानी पास होने वाला करंट, B यानी ये मैग्नेटिक इंडक्शन, L यानी उसकी लेंथ, ये देखो इसकी लेंथ जो है। तो सिर्फ ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसके सिर्फ PS के पास का ही फोर्स हमारे पास बचा। कितना फोर्स बचा? PS के ऊपर का ही फोर्स बचा है या ना? तो ये कहानी अभी यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। क्या मेंशन करनी है? देखो ये पिछला सेंटेंस हमने लिखा कि क्या तैयार हुआ रे? करंट तैयार हुआ। यस। फिर सामने, ड्यू टू दिस करंट, इस करंट के कारण, इस करंट के कारण, हाँ, फोर्सेस acting on the sides of a rectangular frame, जो फोर्सेस एक्ट होते हैं वो फोर्सेस, हाँ, ऑन द रेक्टेंगुलर फ्रेम आर। हाँ देखो अभी ये PQ के ऊपर कितना फोर्स रे? F। ओके, चलो इसको मैं F1 ले लेता हूँ।
और इसको क्या लेता हो F2। लेकिन F1 और F2 दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है और अपोजिट है कि नहीं बोलो। तो F1 F2 काय को ले, F और F ही ले, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो ड्यू टू दिस करंट, इस करंट के कारण फोर्सेस एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेमर, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर इसकी जो साइड्स है इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस, तो देखो अभी हाँ आर, तो इसमें पहला पॉइंट ए लिख रहा हूँ मैं, पांचवें इसमें हाँ पी क्यू और आर एस के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होते हैं वो कैसे बोला, इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पी क्यू एंड आर एस आर equal and opposite, so they cancel each other, एक दूसरे को क्या करते रे, वो कैंसल करते। फिर से बताओ, हाँ पांचवे में ये पॉइंट बता रहा हूँ, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पी क्यू एंड आर एस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल। ए पार्ट हुआ। अभी ये क्यू आर की बात कर रहा हूं तो इसके लिए बी पॉइंट लिखता हूं मैं। क्या पॉइंट, कि क्यू आर कहाँ है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो द साइड क्यू आर इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सो नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इसलिए उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं होता, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा, बरोबर कि नहीं। क्यों फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, ये देखो ना, एफ इक्वल टू आई बी एल, आई यानी पास होने वाला करंट, तो करंट तो पास हो रहा है, यस। बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, इसके ऊपर एक्ट होने वाली, अरे एक्ट ही नहीं हो रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है या ना, बरोबर कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कितनी, जीरो, तो बी जीरो, और एल यानी उसकी जो लेंथ है, लेकिन बी क्या है, जीरो है ना, बी जीरो है तो एफ क्या रहेगा, जीरो। अरे बोलो ना, हाँ ये मान लो ये इंडिया है, इंडिया में किसी ने जन्म लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंडियन हो गया ना, क्या हो गया। और ये इंडिया के बाहर ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने किसी ने जन्म लिया और वो बोल रहा है मैं इंडियन हूँ, यही रहूंगा इंडिया में, तो चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी हो गया। अगर ये बाहर मान लो चाइना है, चाइना में किसी ने जन्म लिया और बोलेगा मैं इंडियन हूँ, इंडिया में रहूंगा, चलेगा क्या, नहीं। तो ये जो क्यू आर है ये कहाँ है, सर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, अरे है कि नहीं, कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो बी जीरो तो फिर एफ जीरो, तो क्यू आर के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना रे बाबू, जीरो रे बाबू, जीरो। अब बची कौन, एक किस साइड बची जिसके पास फोर्स है, और वो कौन थी, ये एस पी, कौन सी रे बाबू, एस पी। एस पी के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है ये एफ, तो ये पॉइंट हम यहां लिखेंगे सी पॉइंट्स के रूप में, तो ये सो फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन साइड एस पी बोलो या पी एस बोलो एक ही बात है। सो फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन साइड एस पी एंड इट इज, वो फोर्स होता है एफ इक्वल टू, ये बताया क्या रे बाबू, आई बी एल, है या ना, बोलो क्या रे बाबू, आई बी एल। तो एफ इक्वल टू आई बी एल, आई यानी पास होने वाला करंट, ये जो करंट पास हो रहा है, बी यानी ये मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि ये एस पी उस मैग्नेटिक इंडक्शन में है, और एल यानी इस एस पी की लेंथ ये एल, यस सर। तो ये जो फोर्स एक्ट होता है एफ इक्वल टू आई बी एल, क्लियर क्या,
और जहां पे फोर्स एक्ट हुआ वहां पे वर्क भी होता है। कैसे वर्क होता है सुनो, जब आप इसको बाहर खींचते हैं, जब आप इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को बाहर खींचते हैं, ये देखो v इतने वेलोसिटी से खींच रहे हैं, तब ये मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रेक्टेंगुलर कॉइल है वो ये अपोजिंग फोर्स लगाती है और बोलती है अबे किधर खींच रहा है बे ये कॉइल को, कॉइल मेरी है, खींचना नहीं कॉइल को। तो ये जब आप v इतने वेलोसिटी से इधर खींचते हैं तो ये F इतने फोर्स से क्या करता है, अपोज, क्या बोलता है, अबे खींचने का नहीं उधर, वो कॉइल मेरी है। क्लियर क्या? तो उधर ये इधर खींच रहा है तो ये उधर क्या लगाता है, फोर्स। तभी अगर आपको इधर खींचना है तो क्या लगाना पड़ेगा, फिर वर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, वर्क। तो वो वर्क का जो फॉर्मूला है वो मैं अभी मेंशन करके देता हूं, पहले पुट इट डाउन। तो बाबू अभी 5th पॉइंट हुआ था, 6th पॉइंट, अभी 6th पॉइंट देखो बाबू। तो ये जो फोर्स है F है कि नहीं, ये फोर्स, ये जिस वेलोसिटी से आप इधर खींच रहे हैं कॉइल को, उसको ये फोर्स क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, कॉइल को बाहर आने से अपोज करता है ना। इसलिए कॉइल को बाहर खींचने के लिए क्या लगाना पड़ता है, वर्क। क्या करना पड़ता है, वर्क। तो ये कॉइल को बाहर खींचने के लिए लगने वाला वर्क। तो 6वां पॉइंट, सो द वर्क रिक्वायर्ड, लगने वाला वर्क, सो द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS आउट, रेक्टेंगुलर फ्रेम को बाहर खींचने के लिए लगने वाला वर्क। हाँ, तो क्या फार्मूला है रे बाबू, देखो वर्क का फार्मूला। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला तो मालूम है कि नहीं रे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ माइनस साइन आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन। क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स इधर खींच रहा है, अपोज कर रहा है इस कॉइल को बाहर आने से, तब भी आप कॉइल को बाहर खींच रहे हो, तो इस फोर्स के विरुद्ध काम कर रहे हो ना। यस, तो ये जो वर्क आप कर रहे हैं या इधर खींचने के लिए, वो वर्क इक्वल टू माइनस ऑफ दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी जितने इससे आपने खींचा, कितने से खींचा रे बाबू इसको, dx से खींचा। तो ये वर्क डन, ये वर्क यानी वर्क डन dw इक्वल टू माइनस ये वाला फोर्स F इंटू ये डिस्प्लेसमेंट रे dx। तो dw इक्वल टू माइनस F इंटू dx। अब इसे F की वैल्यू क्या है बोला, बताओ, IBL। तो यार रख दो F के इसमें, है ना। तो क्या होगा फिर, dw इक्वल टू माइनस IBL इंटू dx। लेकिन अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो यल इंटू dx है, क्या रे बाबू, यल इंटू dx, ये क्या होता है, ये एरिया dA है ना रे, बोलो जल्दी, ये एरिया dA, ये यल इंटू dx यानी ये एरिया dA, जितने इससे खींचा इसको बाहर। तो dw वैसे इक्वल टू वैसे माइनस वैसे IB और यल इंटू dx यानी dA यानी वो एरिया, द एरिया बाय विच द कॉइल इज टेकन आउट, जितने एरिया से वो कॉइल क्या किया है, बाहर बोलो यस। हाँ, तो अभी फिर से साइड वर्क, फिर से साइड वर्क। मुझे बताओ फाई की वैल्यू क्या होती है, तो फाई की वैल्यू होती है b इंटू ए, बी इंटू ए बोलो या a इंटू बी बोलो, आया ना रे बाबू, यस।
तो ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो सर वो होता है डी फाई, तो ये आएगा डी ऑफ बी ए। जब हम डी लिख रहे हैं तो ये डी का मतलब होता है चेंज, क्या होता है, तो ये फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या रे बाबू, हाँ, तो ये डी ऑफ बी ए। अब इसमें चेंज कौन हो रहा है सर, एरिया चेंज हो रहा है, बी तो चेंज नहीं हो रही है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड जैसे थे है। सो देखो ये डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ पे तो ये डी फाई इक्वल टू बी कांस्टेंट है, बी नहीं चेंज हो रही, तो ये वैसे ही, तो बचा क्या सर ये डी ए, हाँ, तो B इंटू डी ए यानी डी फाई, बरोबर कि नहीं रे बाबू, तो ये देखो B इंटू डी ए, B इंटू डी ए यानी क्या रे बाबू, डी फाई, क्लियर क्या बोलो, यस। तो फिर इधर डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस आई और B इंटू डी ए यानी डी फाई, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बोलेंगे इसको। तो ये हमें मिला वर्क, इस वर्क को बोला जाता है मैकेनिकल वर्क, क्योंकि इसको हमने खींचा, लेकिन साथ में यह इलेक्ट्रिकल वर्क भी है, क्यों सर, करंट तैयार हुआ ना, जब हमने कॉइल को बाहर खींचा तो इसमें क्या तैयार हुआ, करंट तैयार हुआ, करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, यस। तो जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है वो अभी ध्यान दो, तो सामने का पॉइंट, सामने का पॉइंट, नाउ, हाँ, ये पॉइंट 7th लिखेंगे, नाउ करंट इज इंड्यूस्ड इन द रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS, रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS में करंट इंड्यूस हुआ है, सो इलेक्ट्रिक वर्क इज, क्या रे बाबू, इलेक्ट्रिक वर्क डी डब्ल्यू इक्वल टू, क्या रे बाबू, इलेक्ट्रिक वर्क डी डब्ल्यू इक्वल टू ई आई इंटू डी टी, इक्वेशन 2। तो इलेक्ट्रिक वर्क ये होता है बेटा डी डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू आई इंटू डी टी, ई यानी ये ईएमएफ, आई यानी ये करंट, डी टी यानी वो टाइम, डी टी यानी वो टाइम जिसमें वो वर्क हुआ, डी डब्ल्यू यानी वर्क। फिर आपका प्रश्न, सर ये इलेक्ट्रिक वर्क डी डब्ल्यू यानी ई आई इंटू डी टी कैसे आया सर, अरे सादा फार्मूला 8, 9, 10th का, सर कैसे, ये यहाँ साइड वर्क में बताता हूँ, साइड वर्क ये यहाँ बताता हूँ। आपने पावर का फार्मूला देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए पावर सर P इक्वल टू V इंटू आई, ये आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा। P यानी पावर, V यानी वोल्टेज, I यानी करंट। तो पावर यानी होता है रे बाबू डी डब्ल्यू बाई डी टी, वोल्टेज यानी तो 10 बार बताया, वोल्टेज यानी ईएमएफ, और I यानी करंट। तो पावर यानी the rate of change of work with respect to time is called as power. The rate of change of work with respect to time is called as power. यानी वर्क करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, पावर। तो वर्क अपॉन टाइम, सादी भाषा में और बताता हूँ, वर्क अपॉन टाइम को बोला जाता है पावर। क्या बोला जाता है, पावर। पावर 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 यानी वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। दिया हुआ वर्क कितने समय में हम कंप्लीट करते हैं, इस वर्क अपॉन टाइम को बोला जाता है उसकी पावर। उसकी क्या बोला जाता है, पावर। उदाहरण बताओ, जैसे मान लो एक पावरफुल व्यक्ति है और उसके सर के ऊपर 100 किलो का वजन रखा और उसको बोला 1 किलोमीटर दौड़, तो 1 किलोमीटर एकदम फास्टली दौड़ जाएगा, कम समय में वो वर्क कर लेगा, है ना, बरोबर। तो उसका पावर क्या रहेगा, ज़्यादा। और अभी एक किसी बूढ़े व्यक्ति को जिसको चलना भी मुश्किल है, उसके ऊपर वही 100 किलो का वजन रखा और बोला बाबा जी दौड़ो 1 किलोमीटर। हाँ, तो बाबा जी कितना समय लेंगे, अरे बहुत ज़्यादा समय लेंगे, क्योंकि चलना भी
उनको मुश्किल है, तो 100 किलो वजन लेके चलना तो बहुत ही कठिन बात, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा, तो पावर कैसा उनका बहुत कम। तो पावर यानी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और मैंने बताया वोल्टेज यानी ही EMF। तो ये dt को इधर लेके जाओ बरा, तो dw इक्वल टू EI/dt। अरे तो यही तो लिखा है रे यहाँ पे, क्या लिखा है, dw इक्वल टू EI/dt, इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 मैकेनिकल वर्क जो इसको खींचने के लिए लगा, और करंट तैयार हुआ इसलिए वो इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये मैकेनिकल वर्क dw इक्वल टू -I/d∅, और ये इलेक्ट्रिकल वर्क dw इक्वल टू EI/dt। ये दोनों वर्क सेम ही है क्योंकि एक ही सर्किट में वो तैयार हुए हैं, तो इसलिए सामने का पॉइंट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वही गेट। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड dw और ये लेफ्ट हैंड साइड dw समान, इसलिए ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड समान है ना। तो फिर क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, तो ये EI/dt इक्वल टू ये वाला -I/d∅, क्या कैंसल हो सकता है, तो सर I कैंसल हो सकता है, बचा क्या, E इंटू dt इक्वल टू -d∅। तो E वैसे ही रखो, इक्वल टू वैसे, माइनस वैसे, d∅ वैसे, और ये dt को इधर लाओ, तो E इक्वल टू आ गया -d∅/dt। और यही हमें पूछा था, इसलिए हेंस प्रूव्ड, यही पूछा था ना रे बाबू, E इक्वल टू -d∅/dt। क्लियर क्या, तो ये पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ही सिंपल वे से आपके पास रखा। पहले तो थ्योरी पार्ट है, लेकिन आपको मेन पार्ट जो याद रखना है वो क्या है, वो ये है कि सर मैकेनिकल वर्क इस रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS को हम खींच रहे हैं, तो मैकेनिकल वर्क dw इक्वल टू -I/d∅, इक्वेशन 1। और इसको खींचने के कारण इसमें रेक्टेंगुलर फ्रेम में करंट तैयार हुआ, तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक वर्क dw इक्वल टू EI/dt। ये भी कैसे आया, तो ये सादा 8वीं 9वीं 10वीं का फार्मूला बताया। तो ये इलेक्ट्रिक वर्क, एक ही सर्किट में वो मैकेनिकल वर्क है और इलेक्ट्रिक वर्क है, इसलिए वो दोनों क्या है, सेम है। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम, इसलिए राइट हैंड साइड सेम। तो इसलिए फिर 2 स्टेप में हमें वो प्रूफ मिल जाता है, E इक्वल टू -d∅/dt। और बाकी तो थ्योरी पार्ट ही है सिंपल, कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी मैग्नेटिक इंडक्शन भी है, उसमें PQRS इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को यानी रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा, उसको V इतने वेलोसिटी से बाहर खींचा, कितने डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस से, dx इतने डिस्टेंस से, कितने टाइम में, dt टाइम में, बस यही लिखना है। और उसमें एक पॉइंट जो बोलना है कि भाई PQ और RS के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। QR ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसलिए उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स 0, क्योंकि B 0 इसलिए फोर्स 0, इसलिए सिर्फ इस PS के ऊपर ही क्या एक्ट होता है, फोर्स एक्ट होता है, और वही फोर्स अपोज करता है ये इसको बाहर खींचने से, बोलता है अबे बाहर का खींच रहा है कॉइल को, वो मिल रहा है, तो ये अपोज करता है मैग्नेटिक इंडक्शन भी। तो अपोज कर रहा है, फिर भी तुम बोल रहे हो अबे तेरा कैसा बे, तो इसको आप खींच रहे हैं बाहर। तो बाहर खींचने के लिए आपको ये मैकेनिकल वर्क लगाना पड़ा dw इतना, और ये इलेक्ट्रिक वर्क ऑलरेडी बताया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल, तो फिर 2 स्टेप में मिल जाता है ये प्रूफ, E इक्वल टू -d∅/dt। बोलो बोलो बोलो, क्लियर क्या, यस।